नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। हम हर हफ्ते दो जबरदस्त किताबों की कहानी, सीख और जिंदगी बदलने वाली बातें आपको सिर्फ 30 मिनट में देने का प्रयास करते हैं। और हाँ, आज की कहानी में आपको ऐसा मोड़ मिलेगा जहां आप खुद को महसूस करेंगे, एक ऐसा सपना जो आपकी नींद तोड़ देगा और एक सफर जो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो वीडियो पूरा देखिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली किताब शायद आपकी जिंदगी का जवाब हो। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर मैं आज इस दुनिया से चला जाऊं तो कौन रोएगा मेरे लिए? क्या मेरी जिंदगी ने किसी की जिंदगी को बेहतर बनाया है? आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जो न सिर्फ ये सवाल पूछती है, बल्कि जिंदगी जीने का नया नजरिया भी देती है। हु विल क्राई व्हेन यू डाई, रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी गई एक जिंदगी बदल देने वाली किताब। ये कहानी है प्रतीक की। प्रतीक एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का था जो मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। हर दिन ऑफिस, ईमेल, मीटिंग और फिर थक हार कर घर। वो अच्छा कमा रहा था, घर में माता पिता खुश थे, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था। हर रात सोने से पहले वो सोचता, क्या मैं वाकई जी रहा हूं या सिर्फ दिन काट रहा हूं? और एक दिन लोकल ट्रेन में सफर करते हुए उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। किताब का टाइटल ही उसके दिल को चीर गया। हम में से कितने लोग हैं जो सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, रात को थक कर सो जाते हैं और फिर वही चक्र चलता रहता है। हम पैसे के पीछे भागते हैं, प्रमोशन के पीछे, लेकिन जिंदगी कब हाथ से फिसल जाती है पता ही नहीं चलता। प्रतीक की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन उस दिन ट्रेन से उतरने के बाद उसने फैसला कर लिया, अब मैं सिर्फ जीऊंगा नहीं, बल्कि एक मकसद से जीऊंगा। अध्याय 1, खुद को वक्त देना सीखो। जरा सोचिए, जब हम किसी को पसंद करते हैं, कोई दोस्त, कोई परिवार का सदस्य या प्रेमी, तो हम उसके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, उसके सुख दुख में साथ रहना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल पूछिए खुद से, क्या आपने कभी खुद को इतना चाहा है कि खुद के साथ कुछ समय बिताया हो? रॉबिन शर्मा की इस किताब का पहला संदेश यही है, खुद को वक्त देना सीखो। प्रतीक की कहानी याद है ना आपको? जब उसने इस किताब को पहली बार पढ़ा तो सबसे पहले इस अध्याय ने उसका ध्यान खींचा। किताब कहती है, दिन की शुरुआत सबसे पहले खुद से करो। दिन भर हम दुनिया के लिए दौड़ते हैं, ऑफिस के ईमेल, ट्रैफिक की हड़बड़ाहट, लोगों की उम्मीदें, लेकिन उस भीड़ में हम खुद से दूर हो जाते हैं। प्रतीक ने एक बदलाव किया। सुबह 5 बजे उठकर छत पर जाना शुरू किया। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बस एक कप चाय और खुद के विचार। पहले दिन सब अजीब लगा, क्या कर रहा हूं मैं, ये बेवकूफी है क्या? लेकिन कुछ दिन बाद वो खुद से बातें करने लगा। मैं क्या चाहता हूं? मैं खुश हूं या सिर्फ दिखावा कर रहा हूं? मेरे अंदर कौन कौन से डर हैं? वो सब सवाल जो हम दूसरों से नहीं पूछ सकते, वो खुद से पूछे जा सकते हैं अगर हम खुद के लिए समय निकालें। जैसे सूरज उगने से पहले सब कुछ शांत होता है, वैसे ही सुबह की वो खामोशी हमारे दिल की आवाज सुनने का सबसे अच्छा मौका है। प्रतीक ने हर दिन सिर्फ 15 मिनट अपने लिए रखे। ना कोई सोशल मीडिया, ना ऑफिस के काम की फिक्र, सिर्फ खुद से जुड़ने का वक्त। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जो शांति वो बाहर ढूंढता रहा, वो तो उसके अंदर ही थी। हमेशा याद रखो, अगर हम खुद को नहीं समझेंगे तो दुनिया कभी हमें नहीं समझेगी। तो दोस्तों, आप भी कल सुबह अलार्म 10 मिनट पहले सेट कीजिए। उठिए, बैठिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, तू कैसा है आज? शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन एक दिन यही 10 मिनट आपकी जिंदगी का सबसे मजबूत हिस्सा बन जाएंगे।
यही है इस अध्याय की सच्ची ताकत। खुद के साथ वक्त बिताकर हम अपनी आत्मा से रिश्ता जोड़ते हैं, और जब इंसान अपनी आत्मा से जुड़ जाता है तो फिर वो दुनिया से नहीं डरता। आइए अगले अध्याय में चलते हैं, जहां हम सीखेंगे हर दिन कुछ नया क्यों सीखना जरूरी है। अध्याय 2, हर दिन कुछ नया सीखो। सोचिए, अगर रोज सुबह सूरज न निकले या बारिश हर साल एक ही दिन हो, तो क्या हम जी पाएंगे? क्योंकि प्रकृति में बदलाव ही जीवन है, और जिंदगी में सीखना वो बदलाव है जो हमें जिंदा रखता है। किताब का दूसरा अध्याय हमें यही सिखाता है, हर दिन कुछ नया सीखो। प्रतीक को भी पहले ऐसा लगता था कि सीखना सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक होता है। डिग्री मिल गई, नौकरी लग गई, अब सब ठीक है। लेकिन असल में वहीं से तो सीखने की शुरुआत होती है। एक दिन ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन के दौरान प्रतीक को बोलने का मौका मिला, लेकिन वो कांपने लगा, शब्द अटकने लगे और वो शर्मिंदा होकर बैठ गया। उस दिन उसने खुद से वादा किया, मैं रोज कुछ नया सीखूंगा। उसने सबसे पहले किताबें पढ़ना शुरू किया। एक दिन स्वामी विवेकानंद की जीवनी, दूसरे दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचार। हर पन्ना जैसे दिमाग का एक ताला खोल रहा था। फिर उसने ऑनलाइन फ्री कोर्सेज देखे, पब्लिक स्पीकिंग पर वीडियो, संडे को खाना बनाना सीखा, और हर दिन एक नया शब्द हिंदी डिक्शनरी से याद करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लोग कहने लगे, प्रतीक, तू अब पहले से बहुत बदल गया है। असल में उसका चेहरा नहीं, उसकी सोच बदल गई थी, और सोच तब बदलती है जब हम नया सीखते हैं। किताब कहती है, हर दिन को एक नया अध्याय मानो, हर व्यक्ति से कुछ सीखो, हर गलती को एक शिक्षक समझो। प्रतीक अब हर दिन रात को डायरी में लिखता, आज मैंने क्या नया सीखा। कभी वो सीखता कि गुस्सा आने पर गिनती गिनो, कभी ये कि बच्चों की तरह हंसना भूलना नहीं चाहिए, कभी कि हर असफलता में एक छुपा हुआ मौका होता है। ये छोटी छोटी सीखें धीरे धीरे इंसान को बड़ा बनाती है। हम सोचते हैं कि ज्ञान बड़ी बड़ी किताबों या स्कूलों में छिपा है, पर सच्चाई ये है, हर दिन, हर इंसान, हर अनुभव एक नई किताब है। बस जरूरत है उस किताब को खोलने की। तो दोस्तों, आपसे एक सवाल, आज आपने क्या नया सीखा? अगर जवाब नहीं है तो दिन अभी खत्म मत मानिए, कुछ भी नया करिए। एक नई कविता पढ़ लीजिए, मां से रोटी बेलना सीख लीजिए, या खुद से एक नया सवाल पूछिए। याद रखिए, जो इंसान सीखना बंद कर देता है, असल में वो जीना बंद कर देता है। अब चलिए अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जहां प्रतीक को एक नई सीख मिली, प्यार और दया दिखाने की ताकत। अगला पाठ है, लोगों के साथ प्यार से पेश आओ। अध्याय 3, लोगों के साथ प्यार से पेश आओ। क्या आपने कभी किसी अजनबी की छोटी सी मदद की है और बदले में उसकी मुस्कान ने आपका दिन बना दिया हो? कभी किसी बूढ़े को रास्ता पार करवाया हो, या किसी रिक्शा वाले को बिना मोलभाव के पूरा किराया दिया हो? अगर हां, तो आपने उस पल में इंसानियत को जिया है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ा असर हम दूसरों के साथ किए गए व्यवहार से छोड़ते हैं। यही है किताब का तीसरा पाठ, लोगों के साथ प्यार से पेश आओ। प्रतीक की जिंदगी का ये मोड़ तब आया जब एक दिन बारिश हो रही थी। ऑफिस से देर से निकला था, थका हुआ था और चिड़चिड़ा भी। सोसाइटी गेट पर पहुंचा तो देखा वहां खड़ा सिक्योरिटी गार्ड भीग रहा था। उसके पास छाता नहीं था और उसने बिना कुछ कहे गेट खोलकर मुस्कुरा दिया। प्रतीक पहले तो गाड़ी में बैठ गया, लेकिन अगले ही पल कुछ महसूस हुआ। वो गाड़ी से उतरा, पास की चाय की दुकान से 2 कप चाय लाया और एक कप उस गार्ड को थमा दिया। उस गार्ड की आंखों में जो चमक थी, वो कोई शब्द नहीं समझा सकता। उस दिन प्रतीक ने महसूस किया, हम बड़ी बड़ी चीजों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी दयालुताओं से दुनिया बदल सकते हैं।
कभी कभी एक धन्यवाद या किसी की आंखों में देखकर सब ठीक है ना, इतना असर करता है जितना बड़े बड़े भाषण नहीं कर पाते। किताब कहती है, दूसरों से वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। प्रतीक ने अब ये आदत बना ली। ऑटो वाले से बात करना, किराने वाले की तारीफ करना, ऑफिस बॉय को नाम से बुलाना और चाय के लिए धन्यवाद देना। धीरे धीरे उसने देखा, लोग उसे सिर्फ एक सहकर्मी या ग्राहक नहीं, एक अच्छा इंसान मानने लगे। असल में हम अपने पद, पैसे या पोजीशन से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से याद रखे जाते हैं। तो दोस्तों, हर दिन एक बार कोशिश करो, किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के करो। किसी को सरप्राइज कर दो, एक फूल देकर, एक मैसेज भेजकर या सिर्फ मुस्कुराकर, क्योंकि ये दुनिया वैसी ही होगी जैसी हम उसे बनाएंगे। और अगर हम थोड़ी सी दया और प्रेम बांट दें तो ये दुनिया थोड़ी और रहने लायक बन सकती है। तो चलिए अब अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि डर से भागना नहीं, उसे समझकर जीतना कैसे जरूरी है। अगला पाठ है, अपने डर को समझो और जीतो। अध्याय 4, अपने डर को समझो और जीतो। डर एक ऐसा एहसास जो हमें रोकता है, बांधता है और धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन क्या सच में डर बुरा होता है? नहीं दोस्तों, डर बुरा नहीं होता, उससे भागना बुरा होता है। हु विल क्राई व्हेन यू डाई में रॉबिन शर्मा कहते हैं, हर बार जब आप डर से टकराते हैं, आप अपनी असली ताकत के करीब पहुंचते हैं। प्रतीक की जिंदगी में भी एक डर था, स्टेज पर बोलने का डर। कॉलेज में जब भी माइक हाथ में आता था, आवाज कांपती थी, दिल तेजी से धड़कता था और शब्द मुंह में ही अटक जाते थे। इस डर ने उसे कई मौकों से दूर कर दिया। प्रेजेंटेशन का मौका, टीम लीड बनने का मौका, यहां तक कि अपने दिल की बात कहने का भी। लेकिन जब उसने इस किताब का ये अध्याय पढ़ा तो उसके अंदर एक आवाज आई, डर से भागता रहा, अब सामना कर। प्रतीक ने एक लोकल पब्लिक स्पीकिंग क्लब ज्वाइन किया। पहले दिन वहां खड़े होना ही सबसे बड़ी जंग थी, लेकिन उसने तय कर लिया था, अब पीछे नहीं हटूंगा। पहले भाषण में सिर्फ 2 मिनट बोले, लेकिन वो 2 मिनट ही उसके जीत की शुरुआत थे। किताब का संदेश था, डर तब तक ताकतवर है जब तक तुम उससे दूर भागते हो। जब तुम उसे पहचान लेते हो तो वो तुम्हारा गुरु बन जाता है। प्रतीक ने अब हर उस काम को करना शुरू किया जिससे डर लगता था। लोगों से बात करना, अजनबियों के सामने विचार रखना, नए मौके लेना। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वो वही इंसान बन गया जो कभी माइक से डरता था, अब सबके सामने सबसे पहले खड़ा होता था। डर एक परछाई की तरह होता है, वो उतना ही बड़ा दिखता है जितना हम उससे दूर रहते हैं। जैसे ही हम उसके पास जाते हैं, वो छोटा हो जाता है। दोस्तों, आपके भी जिंदगी में कोई डर जरूर होगा, नकारे जाने का डर, असफल होने का डर या फिर लोगों के तानों का डर। आज उससे भागो मत, उसे एक कागज पर लिखो, उसे देखो, महसूस करो और फिर पहला कदम बढ़ाओ। क्योंकि डर को हराना मतलब खुद को जीत लेना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय हमें बताता है कि हमारे माता पिता के साथ बिताया गया समय सबसे कीमती होता है। अध्याय 5, अपने माता पिता को समय दो। अगर आज आपको बताया जाए कि आपके पास अपने माता पिता के साथ सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, तो क्या आप उनके साथ बिताया गया समय याद करके संतुष्ट महसूस करेंगे या अफसोस रहेगा कि काश थोड़ा और वक्त दिया होता, काश वो कहानियां सुनी होती, काश उनके हाथ से बना खाना थोड़ा और खाया होता। रॉबिन शर्मा इस अध्याय में कहते हैं, अपने माता पिता के साथ ऐसा रिश्ता बनाओ कि जब वो तुम्हें देखें तो उन्हें गर्व हो। प्रतीक की कहानी में ये मोड़ आया। एक शनिवार की रात वो लैपटॉप पर ऑफिस का प्रोजेक्ट पूरा कर रहा था और पीछे से उसके पापा चुपचाप आकर बैठ गए।
काफी देर तक कुछ नहीं बोले, बस एकटक प्रतीक को देखते रहे। प्रतीक ने देखा, मुस्कुराया और फिर से लैपटॉप में डूब गया। लेकिन अगले दिन जब वो किताब का ये अध्याय पढ़ रहा था, स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स, तो दिल में कुछ चुभा। उसे महसूस हुआ जिस इंसान ने उसे चलना सिखाया, आज वो उसके साथ बैठने का समय भी नहीं निकाल पा रहा। उसी दिन शाम को प्रतीक चाय लेकर अपने पापा के पास बैठ गया। बचपन की बातें निकली, स्कूल की शरारतें याद आई और पापा की आंखों में वो चमक लौट आई जो सालों से गुम थी। उस दिन से प्रतीक ने एक नियम बना लिया, हर रविवार माँ पापा के साथ खाना, उनकी पसंद की फिल्म देखना और उनके बीते समय की कहानियां सुनना। किताब कहती है, हम अपने माता पिता से जितना लेते हैं उसका एक हिस्सा भी नहीं लौटा सकते, लेकिन थोड़ा वक्त देना ही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हो सकती है। प्रतीक अब जब ऑफिस से थक कर आता तो मां के पास बैठ जाता, उनके हाथ से बना खाना खाता और कहता, आपसे अच्छा कोई नहीं है। मां की मुस्कान उस दिन किसी पुरस्कार से कम नहीं थी। दोस्तों, हम भागते हैं अपने करियर, अपने सपनों और अपनी दुनिया के पीछे, लेकिन वो दो लोग जिन्होंने हमें बिना किसी शर्त के प्यार किया, उन्हें हम भूल जाते हैं। माता पिता सिर्फ बुजुर्ग नहीं होते, वो हमारी जड़ होते हैं। अगर वो मजबूत रहेंगे तो हम किसी भी आंधी में डगमगाएंगे नहीं। तो आज ही एक काम करिए, अपने माँ पापा को फोन लगाइए या उनके पास बैठिए, उन्हें गले लगाइए और कहिए, मैं आपके साथ हूं। यही वो पल है जो जिंदगी के अंत में याद आएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय है रोज डायरी लिखो, जहां प्रतीक खुद को और बेहतर तरीके से समझने की ओर बढ़ता है। अध्याय 6, रोज डायरी लिखो। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत हो जाता है तो एक आवाज होती है जो सबसे ज्यादा बोलती है, हमारे भीतर की आवाज। लेकिन अफसोस, हम उस आवाज को सुनते नहीं या सुनना ही नहीं चाहते। रॉबिन शर्मा कहते हैं, रोज डायरी लिखो ताकि तुम खुद को पहचान सको। यह है किताब का 6वां पाठ, रोज डायरी लिखो। प्रतीक की जिंदगी में ये आदत तब आई जब एक दिन वो बहुत परेशान था। ऑफिस का तनाव, रिश्तों की उलझने और अपने भविष्य को लेकर डर। उसने किताब पढ़ते हुए ये लाइन देखी, जो सोच रहे हो उसे लिख डालो, वो बोझ हल्का हो जाएगा। उस रात उसने एक पुरानी कॉपी निकाली और पहला वाक्य लिखा, आज मेरा दिन बहुत उलझा हुआ था। बस यहीं से शुरुआत हुई। धीरे धीरे प्रतीक ने देखा कि जब वो अपने मन की बातें कागज पर उतारता है तो मन साफ हो जाता है, जैसे कोई धूल जमी शीशे को पोंछ देता है। वो हर रात 3 चीजें लिखता। 1, आज का अनुभव। 2, क्या अच्छा किया। 3, क्या बेहतर कर सकता था। डायरी उसके लिए दर्पण बन गई, जिसमें वो खुद को बिना डर, बिना दिखावे के देख सकता था। किताब कहती है, डायरी तुम्हारे विचारों की प्रयोगशाला है, जहां तुम अपनी सोच को तराश सकते हो। रोज डायरी लिखने से प्रतीक ने जाना वो किन बातों पर बार बार सोचता है, किस चीज से डरता है और किन छोटी छोटी बातों में सच्ची खुशी मिलती है। एक बार उसने लिखा, आज मां ने बिना कुछ कहे मेरा मन पढ़ लिया। उनकी वो हल्की मुस्कान शायद मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उसने ये भी देखा कि जब कोई समस्या बार बार उसकी डायरी में आती है तो असल में वो उसकी जिंदगी की अनदेखी हुई चुनौती है। डायरी ने उसे जवाब नहीं दिए, लेकिन सवालों को समझने की समझ जरूर दी। दोस्तों, आज हम सोशल मीडिया पर हजारों शब्द लिखते हैं, लेकिन खुद के लिए एक लाइन नहीं। डायरी कोई साहित्यिक रचना नहीं होती, ये सिर्फ आपके और आपके मन के बीच की सच्ची बातचीत होती है। तो आज से एक छोटी सी कॉपी रखिए, रात को सोने से पहले 5 मिनट दीजिए। लिखिए, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं, आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी या गुस्सा किस बात से हुआ। धीरे धीरे आप अपने ही जीवन के लेखक बन जाएंगे।
अब आगे बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जो जिंदगी को एक नया ही नजरिया देता है। हर दिन को आखिरी समझो। अध्याय 7। हर दिन को आखिरी समझो। सोचिए, अगर आज आपको बताया जाए कि आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो क्या आप वही करेंगे जो अभी करने जा रहे हैं? क्या आप उसी तरह ऑफिस की मीटिंग्स में उलझे रहेंगे? क्या आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहेंगे? या फिर आप भागकर उन लोगों को गले लगाएंगे जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? यही सवाल रॉबिन शर्मा इस अध्याय में उठाते हैं। हर दिन को आखिरी समझकर जियो। प्रतीक की जिंदगी में ये अध्याय एक आईने की तरह आया। उस दिन वो बहुत थका हुआ था। ऑफिस से देर से आया, फोन उठाया, फिर रख दिया। माँ पापा से बात करने का मन नहीं हुआ। दोस्त के कॉल का जवाब नहीं दिया। रात को किताब पढ़ते समय एक वाक्य उसकी आंखों में चुभ गया। अगर तुम आज चले जाओ तो तुम्हारी जिंदगी क्या कहेगी? उसने खुद से पूछा, क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जिसे याद करके लोग कहें प्रतीक अच्छा इंसान था? और जवाब था नहीं। उस दिन से प्रतीक ने तय किया, अब हर सुबह ऐसे उठूंगा जैसे ये मेरी आखिरी सुबह हो। अब वो हर दिन किसी ना किसी को खुश करने की कोशिश करता। कभी मां को अचानक गुलाब का फूल दे देता, कभी पापा के पुराने गाने लगा देता, कभी दोस्त को बिना वजह कॉल करके कहता, तेरा होना बहुत जरूरी है मेरे लिए। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त से माफी मांगी जिससे सालों से बात नहीं की थी। वो दोस्त फोन पर रो पड़ा। किताब कहती है, जब तुम हर दिन को आखिरी समझकर जीते हो तब तुम उसे सबसे बेहतर तरीके से जीते हो। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, कि कल कर लेंगे, कि कभी तो मिल लेंगे, लेकिन सच ये है, कभी बहुत जल्दी चला जाता है। प्रतीक अब हर दिन सोने से पहले ये 3 सवाल खुद से पूछता। 1. क्या मैंने आज किसी को हंसाया? 2. क्या मैंने आज अपने दिल की सुनी? 3. क्या अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो मैं संतुष्ट होता? दोस्तों, जिंदगी कोई प्रैक्टिस मैच नहीं है। ये सीधी लाइव स्टेज पर चलने वाली कहानी है जहां कोई रीटेक नहीं मिलेगा। इसलिए जितना कह सकते हो कहो, जितना प्यार दे सकते हो दो, जितना जी सकते हो जी लो। क्योंकि जब आखिरी सांस आए तो अफसोस नहीं होना चाहिए कि काश थोड़ा और खुलकर जिया होता। अब चलिए अगले अध्याय की ओर, जहां प्रतीक अपने जीवन के असली उद्देश्य की खोज करता है। अध्याय 8। अपना उद्देश्य खोजो। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इस धरती पर क्यों आया हूं? मेरे होने का मतलब क्या है? हम सभी कुछ न कुछ कर रहे हैं। कोई नौकरी में व्यस्त, कोई व्यापार में, कोई रिश्तों को निभाने में। लेकिन क्या हम उस काम में हैं जिसके लिए हम बने हैं? रॉबिन शर्मा कहते हैं, हर इंसान इस दुनिया में किसी विशेष मकसद के साथ आता है। यही है किताब का 8वां पाठ, अपना उद्देश्य खोजो। प्रतीक की जिंदगी में यह सवाल तब उठा जब एक दिन उसने किसी गरीब बच्चे को कचरे के ढेर के पास टूटे खिलौनों से खेलते देखा। उस पल कुछ भीतर हिल गया। उसे याद आया, कॉलेज के दिनों में वो पास की बस्ती में बच्चों को पढ़ाया करता था। वो उनके चेहरे की मुस्कान, उनकी आंखों की चमक उसके जीवन के सबसे सुकून भरे पल थे। लेकिन नौकरी, तनाव और जिम्मेदारियों ने उसे उस सुख से दूर कर दिया था। उस दिन उसने फैसला किया, अब मैं सिर्फ नौकरी नहीं करूंगा बल्कि अपने उद्देश्य के लिए भी जीऊंगा। प्रतीक ने हफ्ते में एक दिन तय किया, वो गरीब बच्चों को पढ़ाएगा। शुरू में सिर्फ 3 बच्चे थे, फिर 5 हुए, फिर 10, और फिर उस बस्ती में एक छोटा सा स्कूल बन गया। अब उसकी कमाई में से कुछ हिस्सा हर महीने किताबों, पेन और चॉकलेट्स में जाता। वो कहता था, ये बच्चों की मुस्कान ही मेरी सैलरी है। किताब बताती है, उद्देश्य कोई बड़ी घोषणा नहीं होती, बल्कि वो छोटी छोटी चीजें होती है जिनसे आपका दिल गहराई से जुड़ जाता है। प्रतीक ने महसूस किया,
जब वो दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाता है तो उसकी खुद की जिंदगी और भी चमकने लगती है। हर सुबह उठते ही अब वो खुद से पूछता, क्या मैं आज अपने उद्देश्य के लिए कुछ कर रहा हूं? और जवाब आता, हां, अब मैं वाकई जी रहा हूं। दोस्तों, उद्देश्य का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या नाम कमाना नहीं होता। उद्देश्य वो है जो आपके दिल को भर दे, आपके चेहरे पर सुकून ला दे और सोते समय एक संतोष दे। आज का दिन बेकार नहीं गया, तो आज थोड़ी देर आंखें बंद कीजिए। अपने दिल से पूछिए, क्या है वो काम जिसे करते हुए मैं सब भूल जाता हूं? क्या है वो चीज जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाती है और मेरे दिल को शांति देती है? यही है आपका उद्देश्य। अब चलिए उस अध्याय की ओर जो हमें सिखाता है सादगी में ही असली शक्ति छुपी होती है। अध्याय 9, सादगी में शक्ति है। कभी गौर किया है, गांव की हवा में, दादी के हाथ की रोटी में या मिट्टी से बने कुल्हड़ में चाय पीने में एक अलग ही शांति होती है। ना ज्यादा दिखावा, ना तामझाम, बस एक सादगी जो सीधे दिल तक जाती है। रॉबिन शर्मा इस अध्याय में कहते हैं, सादा जीवन, ऊंचे विचार, यही असली अमीरी है। किताब का 9वां पाठ है, सादगी में शक्ति है। प्रतीक की जिंदगी में ये एहसास तब आया जब वो एक दिन अपने कमरे की सफाई कर रहा था। अलमारी में ढेर सारे कपड़े, ड्रॉर में पुरानी चीजें, घड़ी, चश्मा, जूते, किताबें, और फिर भी हर दिन सोचता था, मेरे पास कुछ कमी है। तभी किताब का ये अध्याय पढ़ते हुए एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, जितनी चीजें हमारे पास ज्यादा होती है उतना ही हमारा ध्यान बंटता है। उसने तय किया, अब वो फालतू चीजों को धीरे धीरे छोड़ देगा। उसने अलमारी से ऐसे कपड़े निकाल दिए जो 6 महीने से नहीं पहने थे। पुराने गैर जरूरी कागज, डब्बे, गिफ्ट आइटम्स सब बांट दिए। कमरा खाली हुआ, लेकिन मन भर गया। अब उसके पास भले ही कम चीजें थी, लेकिन हर चीज का मतलब था, जुड़ाव था। प्रतीक ने अपने खर्चों को भी टटोला। हर महीने जो बेवजह की ऑनलाइन खरीदारी करता था, उसे बंद कर दिया। अब वो वही चीजें लेता जो सच में जरूरी थी। शुरू में दोस्तों ने मजाक उड़ाया, इतना कंजूस बन गया है क्या? लेकिन जब उन्होंने प्रतीक के चेहरे पर सच्ची संतुष्टि देखी, तो उनकी सोच बदलने लगी। किताब कहती है, सादगी का मतलब गरीबी नहीं होता, बल्कि आत्मनियंत्रण और स्पष्टता होती है। जब हमारी जरूरतें सीमित हो जाती है, तो हमारा जीवन भी हल्का और सुंदर हो जाता है। प्रतीक ने अब डिजिटल सादगी भी अपनाई। हर सुबह उठकर फोन देखने की आदत छोड़ी, अनावश्यक ऐप्स हटाए और स्क्रीन टाइम कम कर दिया। अब उसके पास समय था खुद के लिए, अपने रिश्तों के लिए और अपने उद्देश्य के लिए। दोस्तों, हम सबके जीवन में कई चीजें सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि सबके पास है या शायद कभी काम आ जाए। लेकिन यही चीजें धीरे धीरे हम पर बोझ बन जाती है। सच्चा सुख तब आता है जब हम कम चीजों के साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। तो आज से एक छोटा सा कदम लीजिए। अपने कमरे, अलमारी, दिमाग और दिल में जगह बनाइए। पुराना हटाइए, ज्यादा छोड़िए और उस सादगी की ओर चलिए जो आपको भीतर से समृद्ध बनाती है। अब चलिए आखिरी अध्याय की ओर, जहां प्रतीक ने जाना, खुद को माफ करना भी जिंदगी जीने का एक जरूरी हिस्सा है। अध्याय 10, खुद को माफ करना सीखो। कभी सोचा है, जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, हम उसे तो माफ कर देते हैं, पर जब हम खुद से कोई गलती करते हैं तो खुद को माफ नहीं कर पाते। हम बार बार सोचते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता, मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूं, मेरे कारण सब खराब हो गया। रॉबिन शर्मा इस आखिरी अध्याय में कहते हैं, खुद से प्यार करना चाहते हो तो पहले खुद को माफ करना सीखो। किताब का 10वां पाठ है, खुद को माफ करना सीखो। प्रतीक की जिंदगी में ये बात
तब आई जब एक पुराना रिश्ता, जिसे वो बहुत मानता था, उसकी एक गलती की वजह से टूट गया। कई महीनों तक वो खुद को दोष देता रहा। मैं ही गलत था, मुझे अपनी बात समझानी चाहिए थी। अगर मैंने वो शब्द ना कहे होते तो हर रात उसे नींद नहीं आती थी। उसकी मुस्कान फीकी हो गई थी। कई बार आईने में खुद से भी नजरें चुराने लगा था। तभी एक दिन किताब में उसने पढ़ा, जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसने एक कागज लिया, अपनी उस गलती को लिखा और लिखा, हां, मैंने गलती की, लेकिन मैं इंसान हूं और मैं खुद को माफ करता हूं। फिर उस कागज को फाड़ दिया और पहली बार एक लंबी गहरी सांस ली। प्रतीक को समझ आया, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन अगर हम उस गलती को हर रोज ढोते रहेंगे तो वो बोझ बन जाएगी जो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। किताब कहती है, माफ करना कमजोरी नहीं है, बल्कि खुद से एक नया रिश्ता शुरू करने की ताकत है। अब प्रतीक जब भी खुद से नाराज होता, वो खुद से यही कहता, मैंने जो किया वो मेरी समझ के अनुसार था। अब मैं बेहतर जानता हूं और आगे बेहतर करूंगा। उसने सीखा, खुद को माफ करना मतलब अपने बीते हुए कल को शांति से विदा देना। दोस्तों, आप भी कुछ ऐसा लेकर चल रहे होंगे। कोई पछतावा, कोई अफसोस, कोई छिपी हुई गलती। आज खुद को गले लगाइए, कहिए, मैं इंसान हूं, मैंने गलती की और मैं खुद को माफ करता हूं। यही वो पल होगा जहां से नई जिंदगी शुरू होगी। प्रतीक अब वही इंसान था, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके हर दिन में मकसद था, मुस्कान थी और सबसे अहम सुकून था। और एक दिन उसने डायरी में लिखा, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन रोएगा जब मैं चला जाऊं, क्योंकि मैं हर दिन ऐसे जी रहा हूं कि लोग मुझे याद करें। मित्रों, यही इस किताब का सार है। जिंदगी लंबी नहीं, गहरी होनी चाहिए। हर दिन ऐसा जियो जैसे वो आखिरी हो। प्यार दो, सीखो, माफ करो और अपने असली मकसद को पहचानो। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए क्विक बुक ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।